दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसे सियासत का चाणक्य कहा जाता था, एक ऐसा रणनीतिकार जिसके पास मिडास टच था। वो जिसे छू लेता वो सोना बन जाता था। 2014 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया। 2015 में नीतीश कुमार की डूबती नाव को पार लगाया। 2021 में ममता बनर्जी को बंगाल में ऐतिहासिक जीत दिलाई। 9 में से 8 चुनाव जिताने वाले रिकॉर्ड तोड़ चाणक्य का नाम है प्रशांत किशोर। और फिर तारीख आई 14 नवंबर 2025। यही प्रशांत किशोर जो पार्टियों की तकदीर लिखा करते थे, अपनी ही पार्टी जनसुराज की तकदीर लिखने उतरे और नतीजा जीरो। एक बड़ा सा गोल, अपमानजनक जीरो। 238 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट नहीं जीत पाए। 236 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। बिहार की 68 विधानसभा सीटें पर तो नोटा को भी जनसुराज से ज्यादा वोट मिले। सवाल यह है कि वो कोच अपनी टीम को हर बार वर्ल्ड कप जिताता रहा, वो जब खुद कैप्टन बनकर मैदान में उतरा तो पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कैसे हो गया? कैसे एक शख्स जो बंद कमरों में बैठकर पार्टियों का भविष्य तय करता था, वो जनता की अदालत में इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो गया? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। और आज हम पड़ताल करेंगे प्रशांत किशोर की इस ऐतिहासिक हार की, जो पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए एक केस स्टडी और महत्वाकांक्षी नेताओं के लिए एक चेतावनी बन गई। आखिर वो कौन सी वजह थी जिनके चलते सियासत का सबसे बड़ा किंग मेकर खुद किंग बनने के खेल में एक अदना सा खिलाड़ी भी साबित नहीं हो पाया? हार वो भी इतनी बुरी। इस वीडियो का पहले पार्ट जिसमें हमने एक डिटेल के साथ बताया कि एनडीए के ऐसे कौन से मास्टर स्ट्रोक थे जिसने उसे 241 में 200% से भी ज्यादा सीटें दिलाई, और ये बिहार के चुनाव में ऐतिहासिक जीत रही। और महागठबंधन की एक ऐसी कौन सी कमजोरी रही जो बुरी तरह फेल हो गई? अगर आपने नहीं देखा है तो यूनाइटेड भारत चैनल पर ये वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रशांत किशोर की हार की कहानी शुरू होती है उनके अहंकार से, जिसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हब्रिस कहते हैं। राजनीति जमीनी हकीकत और विनम्रता का खेल है, लेकिन पीके मैदान में एक ऐसे योद्धा की तरह उतरे जिसे लगता था कि वो अजय हैं और बाकी सब नासमझ। उन्होंने टीवी चैनलों पर इंटरव्यू पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान भी किया, लिख कर लें कि जेडीयू 25 सीटों के पार नहीं आएगी, अगर गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जेडीयू 80 सीटों के पार चली गई। उन्होंने कहा उनकी सुराज जनसुराज पार्टी या तो 150 से ज्यादा सीटें जीगी या 10 से कम। नतीजा आया शून्य। ये सिर्फ गलत अनुमान नहीं थे, ये उस घमंड का एक ऐसा प्रतीक जो एक रणनीतिकार और एक जमीनी नेता के बीच फर्क दिखाता है। वो भूल गए कि बिहार की हो या दिल्ली, मुंबई के एसी कमरों में बने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं बल्कि गांव की पगडंडियों पर लोगों के बीच बैठकर ही समझा जा सकता है। उन्होंने जनता को डेटा पॉइंट समझा, जबकि जनता भावनाओं और संबंधों और विश्वास का समंदर होती है। उनकी भविष्यवाणी न उन्हें एक विश्लेषक के बजाय एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में पेश किया, और बिहार की जनता अहंकार को कभी बर्दाश्त नहीं करती। प्रशांत किशोर की दूसरी और साथ सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी बिहार को सबसे बड़ी सच्चाई यानी जाति को नजरअंदाज करना। उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन सुशासन, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार जैसे मुद्दों पर खड़ी की। लेकिन एक बात मैं आपको टोकना चाहूंगा दोस्तों, पहली बार मेरे पत्रकारिता के 30 वर्ष के करियर, लगभग 6 से ज्यादा विधानसभा, 6 से ज्यादा लोकसभा और राजनीतिक मुद्दों पर डिबेट, चर्चाएं हजारों होंगी, हजारों लेख होंगे, लेकिन बिहार, चाहे प्रिंट की बात कर लूं, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लूं या डिजिटल के सारे प्लेटफॉर्म की बात कर लूं, प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले, परिणाम से पहले जो मुहिम बिहार के लिए छेड़ी, एक नए नैरेटिव के साथ मजबूर किया। वादों पर, मुद्दों पर, संकल्प पत्र पर, घोषणा पत्र पर, उस सभी पार्टियों को जंगल राज के साथ अगर बात करें तो रोजगार की बात कौन कर रहा था? तेजस्वी। 10,000 की मुफ्त गृहिणी किसने दी? नीतीश कुमार।
1000 से 3000 सैलरी तनख्वाह किसने बढ़ाई? नीतीश कुमार। मोदी जी, अमित शाह, उनके चुनावी वादे, उनके आंकड़ों पर अगर बात कर लें तो बिहार के पलायन की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, बिहार में फैक्ट्रियों की बात कर लें, बिहारी अस्मिता की बात कर लें, बिहारी सम्मान की बात कर लें, इन सब की अलग अगर किसी ने जगाई बिहार से और बिहार की, तो वो सिर्फ एक नाम है इस चुनाव में, प्रशांत किशोर। अगर आप किसी की बुराई करें या किसी पे चर्चा करें तो उसकी चर्चा पूरी होनी चाहिए, जानकारी भी पूरी रखनी चाहिए। और एक बात बता दें, हर युवक का एक सपना होता है, जिस सपने को आज से ठीक 20 वर्ष पहले प्रशांत किशोर पूरा कर चुके थे। विदेशों की एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पैकेज, भारत में प्रधानमंत्री से लेकर कई मुख्यमंत्रियों को राय देना, उनके सलाहकार और करोड़ों के पैकेज, इसी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और रही बात पदों को लेकर के, तो मैं ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं करता। किसी भी पार्टी में किसी भी उच्च स्तर के पद पे जाने की, सरकार में आने की, कैबिनेट मंत्री के दर्जे की उनकी हैसियत थी। और लेकिन इस चुनाव के परिणाम ने, मुझे लगता है, उन सारी चीजों को धूसरित कर दिया, या विगत 15 वर्षों की जो इस चाणक्य की कमाई थी, बिहार ने उसे उतनी ही वर्षों के लिए डुबो दिया। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार जैसे मुद्दों पर खड़ी की, मुद्दे बहुत अच्छे थे, नेक थे और आज के बिहार की जरूरत भी। लेकिन वो ये भूल गए कि बिहार में चुनाव से पहले जाति के समीकरण पर लड़ा जाता है और फिर मुद्दों पर। आंकड़े बताते हैं बिहार में 36% अति पिछड़ा ईबीसी, 27% अन्य पिछड़ा ओबीसी और 90% से ज्यादा सीटों पर हार जीत का जो फैसला जातिगत समीकरणों से होता है। ऐसे में वोट बियॉन्ड कास्ट यानी जात से ऊपर उठकर वोट देने की अपील करना एक खूबसूरत लेकिन अव्यवहारिक सपना था। यहाँ आरजेडी के पास अपना मजबूत यादव मुस्लिम समीकरण तो था, लेकिन वो भी ध्वस्त हो गया। आप सोचिए, 30 मत से बीएसपी का कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। असदुद्दीन ओवैसी जो अंत तक महागठबंधन के साथ जुड़ना चाहते थे, वो 5 सीट जीत के लेकर के आते हैं। जेडीयू के पास अति पिछड़ों का विशाल वोट बैंक, बीजेपी के पास सवर्णों का जबरदस्त साथ, प्रशांत किशोर के पास कौन था या कौन नहीं? उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल की तरह एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, लेकिन वो भूल गए कि केजरीवाल ने चुनाव लड़ने से पहले सालों तक जमीन पर आरटीआई और अन्ना आंदोलन के जरिए, वो भी कहां, दिल्ली। आप अगर उस टीम को देखेंगे तो केजरीवाल को वहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ी टीम थी, बहुत अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे, जज थे, रिटायर्ड वकील थे, अकाउंट्स के लोग थे, कई ऐसे हस्तियां थी। लेकिन मजबूत संगठन तो, लेकिन अंततः क्या हुआ? यही नहीं, एक कहावत और भी बहुत फेमस है, दूध की जली हुई बिल्ली मट्ठा भी फूक फूक के पीती है। लोग एक बार अरविंद केजरीवाल पर भरोसा कर चुके थे, लेकिन आखिर में दिल्ली में उन्होंने क्या किया ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो इतनी आसानी से प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। प्रशांत किशोर की पार्टी सोशल मीडिया पर एक सुपरस्टार थी। उनकी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा ड्रोन से ली गई तस्वीरें वायरल हुई, उनके भाषणों पर लाखों लाइक्स आए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि फेसबुक के लाइक्स और ट्विटर के शेयर बैलेट बॉक्स में वोट में तब्दील नहीं होते, यानी वोट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो एक ऐसे जनरल थे जिसके पास एक शानदार डिजिटल सेना तो थी, लेकिन जमीन पर लड़ने वाला एक भी सिपाही, अच्छा सिपाही थे वो, लेकिन वो मैदान में विजयी नहीं बल्कि ठीक से लड़ भी नहीं पाए। यही वजह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी 241 में एक भी सीट पर नहीं जीत पाई। प्रशांत किशोर की तीसरी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी अपनी पहचान, या यूं कहें कि पहचान का संकट। बिहार की जनता ने उन्हें कभी एक नेता के तौर पर देखा ही नहीं। उनकी छवि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट यानी राजनीतिक रणनीतिकार की थी, एक ऐसे पेशेवर की जो पैसे और प्रोजेक्ट के लिए किसी भी पार्टी के लिए काम कर सकता था। सोचिए, एक वोटर के नजरिए से देखिए, आज वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कल जेडीयू के लिए, परसों कांग्रेस के लिए और नरसों टीएमसी के लिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं थी, कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। जेडीयू के एक मंत्री अशोक चौधरी ने बिल्कुल सटीक टिप्पणी की, वो एक प्रतिबद्ध नेता नहीं बल्कि एक पेशेवर व्यक्ति हैं, उन पर कौन भरोसा करेगा। जनता ने भी यही सोचा। उन्हें लगा कि
ये शख्स जो कल एक तक नीतीश कुमार और लालू यादव के रणनीति बना रहा था, आज उन्हें भी नौवीं फेल और भ्रमित कहकर गालियां दे रहा, तो कल सत्ता के लिए वो किसी के साथ भी जा सकता है। विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता का एक ऐसा बारीक सा धागा होता है जिसको टूटने में दिखता तो नहीं मित्रों, जोड़ने में मजबूत होता और टूटता हुआ हवा के साथ। उनकी बातें एक वैकल्पिक नेता की पेशकश नहीं बल्कि एक डिस्टर्बिंग या फ्रस्ट्रेटेड आउटसाइडर की खींच लगी। लोगों को उनमें एक मसीहा नहीं बल्कि एक मौका परस्त दिखा। लेकिन ये इन बातों पर जिन लोगों ने सोच विचार के ओढ़ दिया, उन्होंने ये विचार क्यों नहीं किया कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा वो तीनों प्रशांत किशोर की इस चुनाव जीतने से पहले थी और उन्होंने दांव पे लगाई और परिणाम बिहार की जनता में धूसरित करके दिया। तो प्रशांत किशोर के लिए पाने के लिए कुछ खास नहीं था, पर खोने के लिए बहुत कुछ था। सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी प्रोफेसर इसलिए बन गए हैं कि उनको मालूम है कि 4 महीना के बाद सभी दल में रहने के बाद भी अब जगह बचने वाली नहीं है, कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो जाके 58-54 साल, कितना 58 साल उम्र है उस आदमी का, 56 साल की उम्र में बताइए, सारे लोग जनता को सुनाइए कि यहाँ पर लोग क्लर्क बनने के लिए भी परीक्षा दे रहे हैं, ये प्रोफेसर बन गए बिना परीक्षा दिए हुए भाई साहब, 58 वर्ष 56 वर्ष की उम्र में। और आखिर में सबसे बुनियादी बात संगठन और समय। राजनीति धैर्य मांगती है, पार्टियां बनाने में दशकों लग जाते हैं। बूथ लेवल पर एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने में, उससे विचारधारा से लैस करने, उसे प्रचार के दिन सही तरीके से प्रयोग करके अपना बूथ सबसे मजबूत पन्ना प्रमुख जो भारतीय जनता, आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी का वो सबसे शीर्ष का नेता जो 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहता है, 2014 से 2025 तक अभी भी प्रधानमंत्री है। बात किससे करते हैं? पन्ना प्रमुखों से। देश का गृह मंत्री, सबसे बड़ा रणनीतिकार, सबसे बड़ा चाणक्य, लगभग विगत 12 वर्षों में 300-3500 राज्य के में चुनाव जीतने के बाद जब आती है बात चुनाव जीतने की और काम करने की, तो प्रशांत किशोर की ही पार्टी के 3 प्रत्याशियों को चुनाव न लड़ने देने की कामयाबी की रणनीति किसको आती है? वो आती है अमित शाह। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने सोचा कि वो सिर्फ 1.5 साल और 2 साल की पदयात्रा और मीडिया मैनेजमेंट से वो सब हासिल कर लेंगे, जिसे बनाने में लालू यादव, नीतीश कुमार ने पूरी जिंदगी खपा दी। उनकी पार्टी जनसुराज एक संगठन से ज्यादा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह लगी, जिसके पास बड़े बड़े पोस्टर थे, शानदार नारे थे, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक जब टिकट बांटे गए तो एक उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गए। कईयों ने पैसा खर्च करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ पीके के चेहरे और सोशल मीडिया के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये इस बात का सबूत था कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों को ही जीत का भरोसा नहीं था। और यही नहीं, नामांकन के से लेकर के प्रथम चरण के वोटिंग के दिन, चाहे वो 6 नवंबर की बात करें, 2 अंतिम चरण वोटिंग 11 नवंबर की बात करें, तो प्रशांत किशोर फील्ड से गायब थे। इसलिए जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहा था, कोई अप्रत्याशित नतीजे आएंगे ऐसा भरोसा किसी को नहीं था, स्वयं प्रशांत किशोर को भी नहीं रहा। राघव फिर से तेजस्वी यादव को सीधा चैलेंज देने की बात करने के बाद वो पीछे हट जाते। इस हरकत ने जनता का बना बनाया भरोसा भी लूट लिया। प्रशांत किशोर की हार एक सबक है कि रणनीति बिना संगठन के सिर्फ खोखली बयानबाजी है, कैंपेन बिना कैडर के सिर्फ एक तमाशा है, और कंसल्टेंट चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, रातों रात जनता का नेता नहीं बन सकता। दूसरों के लिए चुनाव जीतना एक अलग कला है और अपने लिए चुनाव जीतना एक बिल्कुल अलग बात होती है। अब सवाल ये है मित्रों, क्या प्रशांत किशोर अपनी भविष्यवाणी पर अमल करते हैं, राजनीति छोड़ देंगे, या वो एक सच्चे योद्धा की तरह पुनः मैदान में डटे रहेंगे और अगली लड़ाई की तैयारी करेंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन बिहार ने उन्हें ये जरूर बता दिया कि सियासत लैपटॉप पर नहीं खेले जाने वाला शतरंज भी नहीं, बल्कि जमीन पर लड़ी जाने वाली वो कुश्ती है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, फिर उसी मुद्दे पर चल के आता हूं कि प्रशांत किशोर ने जितने वादे, जितनी बातें, आपने पिछले दिनों जनजी एक समूह की बात सुनी होगी, एक एज ग्रुप के नवयुवकों की बात सुनी होगी। क्या उन नवयुवकों ने 20 वर्ष से लगातार सरकार में नीतीश कुमार पे भरोसा जताया?
क्या वो 2014 से 2025 डबल इंजन की सरकार दिल्ली में, अब तो गठबंधन की सरकार है, उस पर भरोसा जताया, या हर घर रोजगार तेजस्वी के भरोसे को नकारा, वादों को नकारा, और प्रशांत किशोर के बिंदुवार बिहारी अस्मिता, बिहारी मजदूर, बिहारी किसान, दूसरों के यहां जाना, बिहार का पलायन, बिहार की क्षमता अन्य राज्यों के बराबर। आपने देखा होगा कि उन्होंने कई बार ऐसी कैंपेन भी चलाई जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के वो सारे वादे, उन्होंने कहा कि बिहार में जाते हैं, गुजरात में ये बातें करते हैं कि 2047 में गुजरात कैसा होगा, अब बिहार में आते होते क्या बात करते हैं। ये बातें आखिर उन नवयुवकों को, महिलाओं को, पुरुषों को या बिहार के निवासियों को समझ में क्यों नहीं आई, ये भी चिंता का विषय है, ये भी सोचने का विषय है। प्रशांत किशोर हारे, लेकिन अगर प्रशांत किशोर राजनीति से जाते हैं, जनसुराज राजनीति से जाती है, तो एक बात तो तय है कि बरसों लगे थे आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों पर भरोसा करने में, और उसका परिणाम लोगों ने दिल्ली में देखा। प्रशांत किशोर पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, इसका परिणाम क्या होगा आने वाला 5 साल। या अगर मौका मिलता प्रशांत किशोर को तो कैसा होता बिहार। ये बहुत सारे ऐसे वादे थे, खासकर तेजस्वी को वादा हर घर नौकरी, उस पे बजटिंग को लेकर के, पैसे को लेकर के, या अभी भी जो मुफ्त रेवड़ियां सरकारों ने बांटी है, भविष्य में जो बांटेंगे वो जाएगा किसकी जेब से। एनडीए सरकार की प्रचंड जीत को नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी बधाई, लेकिन जो हजारों सवाल हैं इस बधाई के साथ, और 200 के ऊपर जीती हुई सीटों पर, क्योंकि चुनाव हर 5 साल में आता है। बिहार में जो माइलस्टोन इस बार दिया है, उसका परिणाम बगल के आने आसपास के कई राज्यों में पड़ेगा। खासकर मैं फिर रिपीट करूंगा, बंगाल, ममता बनर्जी, उनके लिए आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा। इस चुनाव में अगर किसी अन्य राज्य का कोई बड़ा नेता सक्रिय था तो वो एक नाम है अखिलेश यादव। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और मुख्य भूमिका विपक्ष में, या चमत्कारिक 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतना। वो 27 में क्या होगा, पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, गठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार के पीछे चलने वाली पार्टी आज जो बिहार में नंबर 1 बनी है, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सबक लेती है। 2024 के हार से उसने सबक ली, और 2025 में उसने जो करारा प्रहार किया है विपक्ष पार्टी नेताओं पर एक बड़ी जीत के साथ, वो अपने आप में अन्य पार्टियों के लिए सीख लेने का एक बड़ा मौका है। और राहुल गांधी कांग्रेस को किस रसातल तक ले जाएंगे, इस पर भी चर्चा लोग करने लगे हैं कि क्या होगा कांग्रेस का। दोस्तों, करंट तत्कालीन मुद्दों के साथ, देश की राजनीति के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। आपसे वही अनुरोध, वही गुजारिश, यूनाइटेड भारत को देखें, शेयर करें, कमेंट करें, सुझाव दें। धन्यवाद।